नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वास्तविक संख्याएं। अध्याय प्रथम है हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय प्रथम है वास्तविक संख्याएं। उसका हम आज परिचय बात करेंगे, परिचय देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर का अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक आज तक आपने जितनी 10वीं कक्षा तक जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी है वो सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या आगे दो पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? परिमेय संख्या, पहली क्या है? परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब देखें परिमेय संख्या पे, अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्या क्या हो p बटा q के रूप में लिखी जा सके वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और क्या होना चाहिए? q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारा ये नीचे वाला है ना, मतलब नीचे जो है q उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर p हमारा कुछ भी हो चाहे, पर q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और p व q दोनों क्या होने चाहिए? p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये होती है परिमेय संख्या। अब पूर्णांक आप कहोगे जी सर पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक आप एक बार इतना याद रख लो, p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। आगे हम इसके आगे और पार्ट करें। पूर्णांक को मैं अब डिफाइन करने वाला हूँ आगे 1-2 मिनट में ही मैं इसको आगे पूर्णांक को डिफाइन अच्छे से करने वाला हूँ। तो आप एक बार इतना याद रखो, परिमेय संख्या क्या होती है? p बटा q के रूप में लिखी जा सके और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p व q दोनों क्या हो? पूर्णांक होने चाहिए। तो आपको पहले आप देखो 2/3 है, ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं? तो ये आप कहोगे जी परिमेय संख्या है। ये बताओ आप परिमेय संख्या है कि नहीं? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। आप कई तो बता देंगे, कई बच्चे क्या हो जाते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं भी ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप देखो ये क्या है? p बटा q के फॉर्म में है कि नहीं? आप देखो अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। p बटा q फॉर्म बन गई और q बराबर 0 नहीं है, मतलब नीचे वाला 0 नहीं है। तो ये हमारे क्या है? परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब मैं यहाँ पे पूछूं 0, मेनली बच्चे क्या होते हैं इस 0 में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आप मेनली बच्चे इस 0 को बोलेंगे कि जी सर ये परिमेय संख्या नहीं है, पर मैं ये बोलता हूं कि ये परिमेय संख्या है। और वो कैसे है परिमेय संख्या? वो ऐसे है, इसके नीचे आप 1 नहीं लगा सकते? लगा सकते हो ना। तो 1 लगा दिया, अभी p बटा q फॉर्म नहीं है। और q बराबर 0 है? नहीं है। p बराबर 0, p बराबर 0 हो सकता है। कंडीशन हमारी कहती है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो 0 भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो आगे देखें परिमेय संख्या के आगे कुछ एक पार्ट्स हैं। परिमेय संख्या क्या क्या पार्ट्स हैं? सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। ये परिमेय संख्या के पार्ट है सारे। प्राकृतिक संख्या। अब आप प्राकृतिक संख्या क्या होती है पहले ये समझो। प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, 1 से शुरू होनी चाहिए और अनंत तक आगे चलती जाए, वो क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिस संख्या को गिना जा सके। प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? जिस संख्या को गिना जा सके। गिना जा सके का मतलब, अब आप देखो आपको कहीं भी कोई चीज गिननी हो, आप कैसे स्टार्ट करोगे? कोई भी मेज कुर्सी आपको बोले भी यहाँ पे कुर्सियां बताओ कितनी है, तो आप क्या करोगे? 1 से गिनना स्टार्ट करोगे। कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कुर्सियां हैं। आप ऐसे तो नहीं गिनोगे कि 0 1 2 3, 0 से नहीं करोगे। तो जिस संख्या को गिना जा सके वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय संख्या का ही पार्ट है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है जो संख्या 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं अपनी, इनके साथ साथ अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। आप इसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हो। और आपको इन दोनों में पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जी,
तो आप क्या बताओगे सबसे छोटी क्या है इसमें? एक है, तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ ले तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। आप बता दोगे, आंसर दे दोगे, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आता है अपना पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? अब आप यहां से समझोगे ये पूर्णांक मैंने क्यों लिखा है, क्या होता है पूर्णांक। अब देखोगे पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। पूर्णांक संख्या वो होती है जो 0 से 1 2 3 4 अनंत तक, 0 से प्लस की तरफ अनंत तक और माइनस की तरफ भी अनंत तक जाए, वो क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। अब 0 से प्लस की तरफ भी जाए और 0 से माइनस की तरफ भी जाए, वो क्या होती है? पूर्णांक संख्या। इन प्लस वालों को, 0 से इधर वालों को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और इधर वालों को, माइनस वालों को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो ये है, अब आपको पता चल गया भी ये वाले धनात्मक पूर्णांक होते हैं और ये वाले ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपने देनी हो तो आप दे सकते हो, इसकी परिभाषा अगर बतानी हो तो आप क्या बोल सकते हो जी? पूर्णांक संख्याएं वो होती है जो 0 से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ जाए, वो संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके बाद मैं बात करूं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात करें। अब यहाँ पे मैं इधर बता देता हूं भाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य की बात करते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 ऐसे अनंत तक जाए, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या ये कैसी होती है? अभाज्य संख्या कैसी होती है? आप देखो 2 मैंने लिखा है, तो 2 क्यों लिखा है? 2 क्या है? 1 से भाग होता है और किससे होता है? खुद से भाग हो रहा है। एक तो 1 से भाग हो रहा है 2, और एक क्या हो रहा है? खुद से भाग हो रहा है। कहने का मतलब इसके गुणनखंड 2 ही बन रहे हैं। और 3 को देखो तो भी क्या है? 1 से भाग हो रहा है और खुद से भाग हो रहा है। ये सारे जितनी भी अभाज्य संख्या है ये या तो खुद से भाग होंगी या 1 से भाग होंगी। इसका मतलब कि जिस संख्या के 2 ही गुणनखंड बने, 2 से अधिक गुणनखंड ना बने, ना 2 से कम गुणनखंड बने, वो क्या संख्या कहलाती है? वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है 4 6 8 9, ये सारी होती है भाज्य संख्याएं। अब ये भाज्य संख्या कैसी होती है? तो देखो बच्चों, 4 को हम किससे भाग कर सकते हैं? 1 से भाग कर सकते हैं। 4 को 2 से भाग कर सकते हैं। 4 को किससे कर सकते हैं? खुद से भाग कर सकते हैं। आगे वाली देख लो एक बार और। 6 को 1 से कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, 6 से भाग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड बने, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड बने, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। आप यहां देखो, खुद से, या ऐसे बोल सकते हो भी खुद से और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी अगर बात चली जाए तो वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। तो ये अपनी अभाज्य और भाज्य होगी। और अब आगे बात करते हैं सम संख्या की और विषम संख्या की। सम संख्या बता, इधर लिख देता हूं मैं। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या होती है जो संख्या 2 से पूरी भाग चली जाए, जो संख्या 2 से पूरी भाग चली जाए, पूरी भाग चली जाए। पूरी कैसे? मतलब कि शेषफल 0 आए, उसका शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। जो संख्या 2 से पूरी भाग चली जाए वो संख्या क्या है? सम संख्या है। या आप ऐसे कह सकते हो, इसके एग्जांपल लिखता हूं, 2 4 6 8 10 ऐसे। तो जो संख्या 2 से पूरी भाग चली जाए, अब यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10, या आप ऐसे बोल सकते हो 2 से पूरी भाग चली जाए, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो संख्या, जिस संख्या के पीछे 2 4 6 8 और 0 आ जाए, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। उसके बाद आती है विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या होती है
जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग न जाए वो संख्या विषम संख्या होती है। 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी क्या होती है, विषम संख्याएं। तो ये हमारी कुछ एक संख्याएं थी। कौन कौन सी थी? वास्तविक संख्याएं कितने, परिमेय और अपरिमेय, दो पार्ट में डिवाइड थी। उसके बाद हमने बात की परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या थी? p बटा q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या, जो संख्या 1 से शुरू हो अनंत तक जाए वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो अनंत तक जाए। पूर्णांक संख्या जो 0 से धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ जाए वो होती है पूर्णांक संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग चली जाए। और विषम संख्या, जो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी पूरी भाग न जाए। 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 से पूरी पूरी भाग न जाए। और अभाज्य संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड बने, 2 से अधिक न बने। और भाज्य संख्या जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड बने। अब हमारी बात हम आते हैं, अब पीछे वापस पीछे आते हैं। एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अब आपको अपरिमेय संख्या अच्छे से, ये पहले करवा दी मैंने इसलिए करवाई क्योंकि अच्छे से समझ आ जाएगी। अपरिमेय संख्या की वैसे तो कोई परिभाषा नहीं है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? जो संख्या p बटा q के रूप में न हो वो संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मैं √2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 पाई, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे जी सर पाई की वैल्यू तो होती है 22/7 और ये तो p बटा q के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या है? 22/7 p बटा q के रूप में है और ये परिमेय संख्या भी है। पर जो ये पाई है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली नहीं होती, ये तो हम मानते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 3.14 और ऐसे ऐसे चलती जाती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अब बात करते हैं रूट। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या के अंदर वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या आपने पढ़ चुके हो, पीछे मैंने पढ़ा दिया है अभाज्य संख्या कौन सी है। तो वर्गमूल के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो तो वो आप 100% क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। उसको आप आंख मींच कर, आंख बंद कर कर उसको निशान लगा दो, आंख बंद करके उसको निशान लगा दो जी ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अभाज्य संख्या होगी। अब आप कहोगे जी बाकी बच गई जो अगर भाज्य है वो, उसको हम आंख बंद करके ऐसे निशान लगा सकते हैं कि भाई जी वो परिमेय संख्या है? नहीं, उसको देखना पड़ेगा। अब आप उसको देखोगे, अगर आप वर्गमूल 6 है, जैसे वर्गमूल 6 है, अब ये 6 क्या है? 6 तो अब भाज्य संख्या है 6 तो 6 भाज्य संख्या है। तो आप यहाँ पे देखो, इस 6 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 2 लिख सकते हो। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, √3 गुणा √2, इसको अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद आपने इसको अलग अलग कर दिया। अब आप क्या देख पा रहे हो कि वर्गमूल के अंदर अपरिमेय संख्या, ये अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या। हमने क्या कहा था? अपरिमेय संख्या। तो ये 6 भी क्या बन गई? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कोई भी संख्या में दी हो, 2 संख्या दी हो, अगर उनमें से एक संख्या भी अगर अपरिमेय हो या दोनों अपरिमेय हो, तो दोनों तो अपरिमेय तो हो जाएगी वैसे ही। अगर दोनों में से एक भी अपरिमेय हो और एक परिमेय हो और हमें उनको जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे भाग करना हो, चाहे गुणा करना हो, अगर दोनों संख्याओं में से एक संख्या अगर अपरिमेय संख्या है ना, तो वो पूरी की पूरी कंप्लीट संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो अब ये हमारा परिचय का भाग था, अध्याय प्रथम था 10वीं कक्षा का। ये इसमें कुछ एक बातें थी जो मैंने बता दी है। आके बात करोगे, कोई भिन्न आपको दी हो, जैसे 2/3 दिया हो, आपको बताना हो शांत अशांत बताओ जी। तो शांत अशांत बताना है तो जिस संख्या के नीचे हर में, जिस संख्या के हर में 2m और 5n, मतलब कि जिस संख्या के हर में 2 और 5 आ जाए, उसके अलावा कोई भी नंबर ना आए, जैसे यहाँ पे आ गया, तो ये अशांत है, अशांत संख्या है, अशांत है। और जिस संख्या के 2/5 लिखूं मैं,
जिस संख्या के नीचे 2 आ जाए, अकेला 2 आ जाए, चाहे अकेला 5 आ जाए, चाहे 5 और 2 इकट्ठे आ जाए, चाहे 5 और 2 इकट्ठे आ जाए, वो संख्या क्या है 7। 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे 3 आया था, 3 के साथ आप यहाँ पे 5 भी लगा दो चाहे, पर ये रहेगी ऐसे आती क्योंकि एक इसमें क्या है 3 है, 5 और 2 के अलावा कुछ और संख्या है। तो ये थी कुछ एक बातें जो मैंने आपको बता दी परिचय भाग। और एक्सरसाइज का पहला सवाल करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें जो निम्नलिखित संख्याएं ये वाली दी हुई है, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें पहली संख्या दी हुई है 140, इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हमने देखा पीछे 0 है तो ये 2 से भाग चला जाएगा, तो हम 2 से करेंगे सीधा। तो 2 से 2 7 14, 2 0 0, फिर 0 आ गया, फिर 2 से आगे फिर चला जाएगा, फिर 2 2 3 6, पीछे बच गया 1, 2 5 10। फिर हमने देखा कि पीछे क्या आ गया 5, जिस संख्या के पीछे 5 या 0 आ जाए तो वो 5 से भाग चली जाती है, तो हम इसे सिंपली 5 से भाग कर देंगे। 5 7 कितना होता है 35, और 7 एकम 7। तो हमारा पहली संख्या थी 140, उसके अभाज्य गुणनखंड ये निकल गए, और इनको इसके गुणनफल के रूप में लिखना है हमें। तो गुणनफल का रूप लिखेंगे। अब 2 कितनी बार है 2 बार, पहले मैं सीधा लिखता देता हूं जो दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7 और गुणा 1। ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, गुणनखंड है, और इसको गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। तो 2 कितनी बार है 2 बार है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। गुणा में हमारे पास 5 है, गुणा में हमारे पास 7 है, और गुणा में 1 है। ये इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड आ गए, और उसके गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। तो दूसरी संख्या हम देखते हैं। दूसरी संख्या हमें दी हुई है 156, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पीछे हमने देखा सम संख्या, आपको पिछले वीडियो में मैंने सम विषम संख्या करवाई थी, तो हमें पता है पीछे इसके क्या है सम संख्या, 6 क्या है सम संख्या। अगर सम संख्या है तो ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, तो हम 2 से भाग करते हैं, सिंपली कितना आएगा 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16। फिर हमारे पास सम संख्या आ गई, फिर हम आगे नेक्स्ट 2 से फिर कर देंगे, 2 3 6, 2 9 18। फिर हम देखेंगे आगे, हमें देख लो यहाँ पे सम संख्या नहीं आई, तो हम क्या करेंगे आगे देखें 3 से भाग जाता है कि नहीं। 3 से भाग जाने का मतलब रूल क्या होता है, अगर जो भी हमें संख्या दी हुई है उनके अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है ना, तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाती है। तो इसके अंकों का योग क्या है 9 और 3 12, 12 क्या है 3 से भाग हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगी 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 आ गया। 13 क्या है हमारी अभाज्य संख्या, हमने अभाज्य संख्या पीछे पढ़ी थी, तो अभाज्य संख्या 13 है, तो ये सीधा 13 पे ही जाएगा और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 156 ये दूसरा था हमारा, 156 के क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 और गुणा 1, इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए ये। और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 गुणा 13 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब आगे हम करेंगे इस संख्या को, तीसरी संख्या को करेंगे 3825 को, इसके अब गुणनफल बनाएंगे हम, गुणनखंड बनाएंगे। तो पहले देखेंगे 2 से नहीं जाता, 2 से नहीं जा रहा, 3 से देखेंगे, अगर इसके अंकों का योग 3 से भाग जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से भाग चली जाएगी। 5 से तो फिर जाना ही है क्योंकि पीछे 5 आ गया। इससे उससे पहले हम देख लेते हैं पहली संख्याओं से जाता है कि नहीं। 3 से जाने के चांस होते हैं, तो 3 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18, 18 3 से भाग होता है। तो 18 3 से भाग होता है, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से भाग होगी। 3 से भाग होगी तो हम इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बच गया 2, 22 बन गया, 22 3 7 21, पीछे बच गया 1, 1 और 5 ये 15 हो गया, 3 5 15, मतलब ये 3 से चला गया। फिर आगे देखेंगे भी और 3 से जाता है कि नहीं, 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, फिर ये 3 से चला जाएगा। 5 से हम क्यों करें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, छोटी संख्या से भाग करना होता है, जितनी छोटी संख्या से पॉसिबल होगा उससे हम भाग करना होता है। तो अब ये 5 से हम सीधा क्यों करें इसको, अगर ये 3 से भाग जा रहा है तो हम 3 से करेंगे इसको सीधा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब फिर देखेंगे भी 3 से जा रहा है कि नहीं,
तो 4 तो 6 और 5 11, 11 तो नहीं जाता भाग, तो 11 नहीं जाता तो ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी और 4 से जा नहीं सकती, क्योंकि 4 से 4 का रूल क्या होता है, पीछे वाले दो इकाई और दहाई के अगर अंक 4 से भाग हो रहे हैं ना तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 4 से भाग हो जाती है। तो ये इकाई दहाई के अंक 25 बन रहे हैं, 4 से भाग नहीं हो रहे, तो ये संख्या 4 से नहीं होगी। तो अब क्या होगा, 5 से हमें पता है पीछे 5 है, इसके 5 से चला जाएगा, तो 5 से करेंगे, 5 या 40, पीछे बच गया कितना 25, 5 5 25, फिर दोबारा 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, पीछे कितना बच गया 35, 5 7 35, 17 क्या है अभाज्य संख्या, तो 17 किस पे जाएगा, 17 एकम 17। अब इसके हम नेक्स्ट इसके अभाज्य गुणनखंड और लिख देते हैं, कितना था 3825, इसके क्या बने 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17 गुणा 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो आपको पता है 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात हम 2 लिख सकते हैं, पीछे बच गया 17 और गुणा में 1, ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड, और गुणनखंड अभाज्य हो गए और उनके गुणनफलों के रूप में लिख दिया, ये हमें बताया गया था। आगे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला, अब ये देखते हैं कितना है 5005। अब ये देखेंगे भी भाग होता है कि नहीं, पहले 2 से देखें, 2 से नहीं होगा क्योंकि सम संख्या नहीं है पीछे। 3 से देखेंगे, अंकों का योग करेंगे, 5 और 5 10, बीच में 0 है, 0 किसी के साथ जोड़ो इतना ही रहता है, 10 नहीं जाता 3 से। फिर नेक्स्ट 4 से देखेंगे, 2 संख्या लेंगे पीछे वाली, 4 से नहीं जा रहा, 5 से तो जाएगा ये, कितना 5 एकम 5, 5 0 0 5 0 0 5 एकम 5। अब हम देखेंगे फिर 5 से जा रहा है, 5 से नहीं जाएगा, फिर 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, इसको 7 से भाग करके देख लेंगे हम। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे इसको भाग करके देख सकते हो, 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया 3, नीचे कितना उतारा 0, 7 चौके 28, पीछे कितना बच गया 2, ऊपर से एक और 0 पड़ी उतारेंगे तो 7 3 21 होता है, 7 दूनी 14, 2 पे जाएगा, मतलब 7 चौके 28, 4 पे गया था पहले, फिर 7 दूनी 14 पे 2 पे जाएगा, 14 6 नीचे आ गए, ये नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे कि आगे किस संख्या पे जा रहा है, आगे 7 से नहीं जा रहा, तो 8 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं गया, तो 9 से 10 से, फिर अभाज्य संख्या आगे कौन सी है 11 से देखेंगे, 11 से चला जाएगा, ये 11 से कितने पे जाएगा, 11 99 होता है, और 11 एकम 1 बच गया पीछे, 11 एकम 11, और 7 से भी जा रहा था, सॉरी यहाँ पे 7 से मैंने ध्यान नहीं दिया, 7 से भी ये भाग हो रहा था, तो ये 7 13 मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ, 13 एकम 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए 5 गुणा 7 पहले लिख देता हूं मैं, गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4th पहले का, और ये हमारा था 3rd। अब हम देखेंगे इस संख्या को कि ये जाता है कि किससे भाग जाता है, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 74 29 7429 को सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का जोड़ देखो कितना है, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितने होते हैं 22 नहीं जाएगा। आप ऐसे रूल लगाते जाओगे, ये सीधा सिंपल 17 पे जाएगा, आप करके देख लेना। 17 से पहले ये किसी से भाग नहीं जाएगा, तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68 और 17 5 85 बढ़ा आ गया, तो 17 चौके 68, 4 पे करेंगे इसको भाग। ऐसे आपको अगर सीधा नहीं करना आता तो आप रफ में क्या कर सकते हो, रफ में आप इसको भाग करके देख सकते हो। कैसे, ऐसे लिख लो 74 29 लिख के और 17 से इसको भाग कर दो, तो 17 चौके 68, 4 पे कर रहा था मैं, 17 चौके 68 पीछे। अब इसको घटाओगे आप, भाग करना तो आपको आता होगा, भाग तो आता ही होगा, 10वीं क्लास में हो आप, तो आपको यहाँ पे 14 में से 8 गए 6, फिर भी मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 2। अब फिर अगेन हम भाग करेंगे 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 4 पे बढ़ा चला जाएगा, तो 17 3 पे जाएगा, 17 3 51। अब इसको घटाएंगे, कितना आएगा 1 और 1 11। अब यहाँ से 2 हमने यहाँ उतार लिया था, यहाँ पे उतारेंगे 19। अब देखेंगे 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119 होता है, हमें पता है 17 7 क्या होता है
119। तो ये क्या हो गया, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो 17 से भाग हो रहा है कितने पे, 437 पे। अब आगे 17 पे दोबारा देख लेंगे, 17 पे हो रहा है, 17 से पहले तो ये किसी से भाग होगा नहीं, तो 17 से नहीं हो रहा, अब ये दोबारा 17 पे नहीं हो रहा, 17 दूनी 34, फिर पीछे 17 × 51, इसको करके देखो 17 से नहीं हो रहा, फिर 17 के बाद 18 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, आगे अभाज्य संख्या कौन सी है, 19, तो 19 से इसको करेंगे, 19 से करेंगे, 19 से हो जाएगा ये, 19 दूना 38 होता है, और पीछे बच गया कितना, 5, 19 57, कितना आ गया, 23। 23 क्या है आपको पता है, 23 अभाज्य संख्या है, तो इसके आगे आगे ना गुणनखंड नहीं बन सकते, तो 23 एकम 23, इसको हम इसके अभाज्य गुणनखंड ये बन गए 74, 129, 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 17 × 19 × 23 और गुणा 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था, जिसमें हमें क्या करना था, जो भी हमें ये संख्याएं दी हुई थी उनके क्या करने थे, गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, उसके बाद उसके गुणनफलों के रूप में लिखना था। हमने पहला कर दिया, इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया, फिर दूसरा किया हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर गुणनफल के रूप में लिख दिया, तीसरा किया अभाज्य गुणनखंड निकाले और गुणनफल के रूप में लिख दिया, फिर चौथा किया अभाज्य गुणनखंड निकाले और गुणनफल के रूप में लिख दिए, और फिर पांचवा किया अभाज्य गुणनखंड निकाले और फिर इसको गुणनफल के रूप में लिख दिए। ये हमारा क्वेश्चन पहला था। अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे समझ आया है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक बात और आपको मैं बता रहा था, अभी 2 से ये भाग हो जाएगा, इसके रूल बता रहा था, अभी 4 से पीछे वाली 2 संख्याएं भाग हो जाती है। तो अगर आपको उसकी सेपरेट वीडियो चाहिए भी, आप जी सर आप बताओ कि रूल क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड करने के, यहाँ पे तो मैंने डिटेल में नहीं बताया, तो उसकी मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। अगर आप कहोगे तो आपकी डिमांड पर आप नीचे कमेंट कर देना कि सर हमें इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए रूल्स की, तो मैं वो डाल दूंगा। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो बिना किसी की देरी के साथ देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हमें पूर्णांक दिए हुए हैं, ये 2 पूर्णांक, युग्म क्या होता है, युग्म होता है जोड़ा, युग्मों का मतलब होता है जोड़े। जो हमें 2 पूर्णांकों के युग्म दिए हुए हैं, मतलब जोड़े दिए हुए हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद इसकी जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जो ये 2 संख्याएं दी हुई है, इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ जो हमारा आया है गुणा एलसीएम जो आया है, एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं, वो हमें जांच करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट करते हैं दूसरे का। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये सम संख्या पीछे, तो ये 2 पे भाग चला जाएगा, कितना आएगा 13। तो 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 तो 13 पे जाएगा, 13 एकम 13। फिर हम करते हैं 91 के, तो 91 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, सीधा 7 पे जाएगा। 7 एकम 7, 7 × 21, 13 7 91 होता है। 13 के किस पे जाएगा, 13 खुद पे 1 पे जाएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड आगे इनके गुणनफलों के रूप में लिख लेते हैं। 26 के क्या आए थे, 2 × 13 × 1, और 91 के क्या आए थे, 7 × 13 × 1। यहाँ पे जो एचसीएफ होता है ना, जो कॉमन आया है वो एचसीएफ होता है। यहाँ पे कॉमन क्या आया है, 13 और 1, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, वो संख्या वही बननी है। तो एचसीएफ क्या आ गया अपना 13। और ऐसे ही एलसीएम देखेंगे, एलसीएम क्या आता है, एलसीएम जो कॉमन आया है उनमें से 1 लेना होता है हमें, और बाकी बच गए वो सारे। 2 × 7 × 13 × 1, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, कितना आएगा 182 हमारा आ जाएगा इसका एलसीएम। एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ जाएगा 182। हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिए, इतना हमारा काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो आप क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे जांच लगा के, जांच लिख के फिर आप ये वाला फॉर्मूला आप लिखोगे, 2 संख्याओं के, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये आप लिखना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन में दिया है, कोई बात नहीं, दिया होने दो, पर आप यहाँ पे लिखोगे ना तो अच्छा लगेगा, यहाँ से सीधा समझ में आएगा कि आप जांच कर रहे हो और आपको पता है। तो आप दोनों संख्याएं हमारी देखो क्या है, 26 और 91, दोनों संख्याएं क्या है 26
गुणा 91, दोनों ही गुणा कर देंगे। और HCF गुणा LCM करना है। HCF हमारा कितना आया था 13 और गुणा LCM हमारा कितना है 182। तो अब हमें सबसे पहले दोनों संख्याओं की गुणा करनी है और फिर दोनों जो HCF गुणा LCM मतलब 26 और 91 की गुणा करेंगे और 13 और 182 की गुणा करेंगे। तो हमारा इन दोनों की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2366, 2366। और इन दोनों की गुणा करके देख लो आप तो क्या आएगा 2366। इन दोनों की गुणा भी क्या आएगी 2366 और इन दोनों की गुणा भी क्या आएगी 2366। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं, आप गुणा करके देख लेना, मैंने कर लिया था। तो इनकी गुणा अगर सेम आ जाती है दोनों की तो ये क्या हमारी जांच क्या है सक्सेसफुल है, मतलब सफल रही हमारी जांच। हमने HCF और LCM जो निकाले थे वो सही थे। अगर हमारा ये दोनों वैल्यू अगर अलग अलग आ जाती तो हमारा क्या थे हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की होती, पर हमारे सेम आ गई दोनों तो हमने हमारा सवाल सही है। इतना काम करना है इसमें। हमने HCF और LCM बोला था, HCF और LCM हमने निकाल दिया और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है कि नहीं देखना था। तो हाँ, दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF गुणा LCM है। आगे इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अगर आपने ये नोट कर लिया ठीक है, वरना वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। मैं दूसरा पार्ट करवाता हूं इसका। दूसरा युग्म हमें क्या दिया हुआ है 510 और 92। दूसरा युग्म क्या दिया हुआ है 510 और 92। वही काम करते हैं। सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर 3 पे देखेंगे, 5 2 7, 5 12, 3 पे चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। फिर 3 पे नहीं जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, 17। तो अभाज्य खुद अभाज्य संख्या है तो आगे किसी पे नहीं जा सकता, तो 17 का 17 पे ही जाएगा। अब आगे इस दूसरा कौन सा 510 के निकाल लिया, 92 के निकालते हैं। 92 का 2 पे चला जाएगा, पहले 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 के आगे अभाज्य संख्या आ गई। तो 23 क्या जाएगी, 23 तो खुद से ही भाग होगी, तो 23 एकम 23। तो 510 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। क्या आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ। और 92 के क्या बने 2 की स्क्वायर, मतलब 2 बार 2 क्या है 2 बार है, तो 2 का हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे और गुणा 23 गुणा 1 आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे नहीं लगाता, पीछे वाले में मैं लगा के आपको समझा दिया था, क्योंकि 1 से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2, तो HCF हमारा क्या रहेगा। अब आप कहोगे जी यहाँ पे तो 2 कॉमन कैसे आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है पर यहाँ पे तो 2 की पावर 2 है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, पर कंफ्यूज नहीं होना। आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि HCF के अंदर जो कॉमन आ रहा है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन आ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन आ रहा है, उनकी छोटे वाली पावर, इनमें से छोटे पावर कौन से, ये 2 की पावर 2 और ये क्या है 2 की पावर 1 है। तो छोटी पावर क्या है 2 की पावर 1, तो यानी कि HCF हमारा आ गया 2। और LCM हम निकालेंगे, तो LCM क्या आएगा, जो हमारा कॉमन है, जो हमारा कॉमन है उसमें से बड़े वाली पावर लेनी है। तो 2 की पावर 2 और बाकी सारे गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इनकी आप गुणा कर दो, इनका LCM आ जाएगा। LCM कितना आ रहा है, इनकी गुणा करके देखो आप 23,460 आ जाएगा। तो ये हमारा HCF कितना आ गया 2 आ गया और LCM हमारा आ गया 23,460। अब हम करेंगे जांच करेंगे। जांच में आपको पता है संख्याएं लिखनी, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले लिखना पड़ेगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्याएं हमारी कौन कौन सी है 510 और 92। कौन सी 510 गुणा 92 कर देंगे और HCF हमारा कितना आया 2 और LCM हमारा कितना आया 23,460। ये हमारा 510, ये दोनों गुणनफल आ गए और इन दोनों की गुणा करेंगे क्या आएगा 46,920। और इन दोनों की अगर गुणा करते हैं तो भी हमारा क्या आता है 46,920। आप गुणा करके देख लेना चाहिए। तो ये हमारा सेम आ गया दोनों,
40,920, मतलब हमारी जांच सक्सेसफुल हुई, जांच हमारी सफल रही। तो हमारे दोनों बराबर आ गए, तो मतलब ये दोनों बराबर है, तो हमारा सवाल सही है। HCF LCM हमने जो निकाले वो सही है। ये हमने कर दिया है अभाज्य गुणनखंड निकाले सबसे पहले, फिर हमने क्या किया है, अभाज्य दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लिया। फिर जो हमारा कॉमन आ रहा था उनमें से छोटी जो पावर होती है वो होती है HCF में, और LCM में बड़े वाली पावर लिखनी है, और साथ में जो बच गए वो सारे उनकी मल्टीप्लाई, उनकी गुणा क्या होती है, LCM होती है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट करते हैं तीसरा। ये आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तीसरा पार्ट में क्या दिया हुआ है, 336 और 54। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। क्या है, 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 पे चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर आगे कितना बच गया 13, 2 छिके 12, फिर कितना बच गया 16, 2 आठे 16, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पे चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर आ गया 21, कितने पे 3 पे जा रहा है, 3 साते 21, फिर 7 क्या है अभाज्य संख्या, तो 7 जाएगा 7 पे। आगे 54 की ओर कर लेते हैं, 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर जाएगा 3 पे, 3 निम 27, फिर 3 पे 3 3 9, फिर 3 पे 1। 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, देखो क्या बने, 1 2 3 4, 2 क्या कितनी बार है, 4 बार है, तो 336 बराबर लिख देंगे 2 की पावर 4, और बाकी बच गए जो सारे क्या है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। और 54 के हमारे क्या बने थे वो भी लिख देंगे। 54 के क्या है, 2 की पावर 1 ही है तो 2 लिख देंगे, और 3 की पावर कितनी है 3, गुणा में और कुछ है नहीं, 1 है, वो लिखो चाहे ना लिखो। अब हम देखेंगे HCF हमारा क्या रहेगा इन दोनों का, तो ये वाला कॉमन आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या रहेगा, जो पावर जो कॉमन आ रहा है उनमें से मैंने क्या कहा था, HCF के लिए छोटे वाली पावर लेनी है, यानी कि 2 की पावर 1, और इसमें से ये कॉमन आ रहा है तो इसमें 3 की पावर 1, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, HCF आ जाएगा 6। और LCM क्या आएगा, LCM में मैंने क्या बताया था कि दोनों की पावर जो कॉमन आ रहा है उनमें से पावर बड़े वाली पावर लेनी है, तो 2 की पावर 4, इसमें बड़े वाली पावर क्या है, 3 की पावर 3, और बच गए वो सारे यानी कि 7। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखेंगे कि LCM क्या आ रहा है, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 इनका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब हमें जांच करनी है, HCF आ गया, LCM आ गया, अब हमें क्या करनी है, जांच। जांच में आप क्या करोगे, वही बात लिखोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखो, दोनों फॉर्मूला लिखो पहले, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। तो हमारे दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 336 और 54, 336 गुणा में 54 कर देंगे, और HCF हमारा कितना आया 6, और LCM हमारा कितना आया 3024। तो अब हम इन 336 और 54 की गुणा करके देखेंगे, आप गुणा कर लेना, इन दोनों की गुणा क्या आएगी 18,144, और इन दोनों की गुणा करोगे इतनी, इन दोनों की आएगी 18,144। तो हमारी ये जांच होगी, हमारे दोनों ये बराबर आ गए, तो मतलब हमारा सवाल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो हमें ये दो निम्नलिखित पूर्णांक दिए हुए हैं इनके क्या करने है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करने है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला पार्ट देखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तीनों के 12 के करते हैं पहले, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर 15 के करते हैं, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर 21 के करते हैं, 3 साते 21, 7 एकम 7, ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड विधि से करनी है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो 12 के अपने क्या आए थे, 12 के आए थे 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3, और 15 के क्या बने थे 3 गुणा 5 अभाज्य गुणनखंड, और 21 के क्या बने हैं 3 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बने हैं। गुणा में क्या है
1 गुणा में 1 गुणा में 1, सभी के साथ क्या है गुणा में 1 1 है। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंडों के तीनों के गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब हम देखेंगे HCF क्या है हमारा, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, तीनों में देखना है, और एक क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। एक आप लिखो चाहे ना लिखो, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, तो हमारा HCF कितना आ गया 3 आ गया। और ऐसे ही देखेंगे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो बच गए वो सारे होते हैं 2 की पावर 2 गुणा ये 3 जो कॉमन है उसमें से 1 लेना होता है, तो ये 3 कॉमन है तो 3 ले लिया, और गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 1, इन सभी की गुणा करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 420। तो ये हमारा HCF आ गया 3 और LCM कितना आ गया 420। ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य और 21 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर गुणनफलों के रूप में लिख लिया। फिर हमने देखा HCF निकाल लिया, क्या होगा कॉमन होगा वो HCF होगा, और बाकी बच गए वो सारे, और कॉमन था उसमें से एक LCM होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा पार्ट इसका, इसको आप नोट कर सकते हो वीडियो को रोक के। आगे इस तीसरे का दूसरा पार्ट क्या है 17, 23 और 29। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 17 अभाज्य संख्या है तो 17 एकम 17 ही आएगा। 23 के क्या आएंगे 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 एकम 23 आएगा। और 29 भी क्या है अगेन, 29 भी अगेन क्या है अभाज्य संख्या है, तो 29 एकम 29 आएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हमने। 17 बराबर क्या आया 17 गुणा 1, और 23 बराबर क्या आया 23 गुणा 1, और 29 बराबर क्या आया 29 गुणा 1। अब हमें यहाँ पे एक काम आएगा, अब कॉमन कुछ नहीं आ रहा, हम पीछे तो कर रहे थे भी एक लिखें चाहे ना लिखें, पर यहाँ पे हमें एक लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई और कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा इसके लिए HCF हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा, LCM बची हुई सारी संख्याओं का गुणा। तो 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1, तो इसके गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 11,339। ये हमारा HCF 1 आ गया, और LCM कितना आ गया 11,339। इसके लिए पहले अभाज्य गुणनखंड किए, फिर गुणनफल के रूप में लिखा, जो कॉमन आया वो HCF और बाकी बच गए वो सारे LCM। तो आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है हमें, ये मैं रफ कर देता हूँ। तीसरे में 8 का करना है, पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके 8 के हो गए। फिर 9 के करेंगे, 9 के गुणनखंड क्या बनेंगे 3 तिये 9, 3 एकम 3, और 25 के क्या बनेंगे 25 के बना लेंगे 5 5 25, फिर 5 एकम 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए तीनों के। अब इनको गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। 8 का क्या आ रहा है 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 गुणा में 1, और 9 के क्या बन रहे हैं 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 गुणा में 1, और 25 का क्या बन रहा है 5 की पावर 2 गुणा में 1। 1 कॉमन आ रहा है तो HCF हमारा कितना हो गया 1, और LCM हमारा कितना हो गया, जो बच गए उनकी गुणा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा में 1। इनका LCM इन सभी की गुणा करेंगे, क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की पावर 2, 3 तिये 9 गुणा 5 5 25, और आपस में इनके गुणा करेंगे क्या आएगा 1800। तो हमारा क्या आ गया LCM आ गया 1800। तो HCF 1 आ गया, 1 आ गया, और LCM आ गया 1800। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया कंप्लीट। बस इसमें इतना ही करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने थे, तो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य बोले तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम HCF और LCM निकालेंगे। तो आगे जाके देख सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या दिया हुआ है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से क्या देखने का पता चल रहा है कि HCF इन दोनों संख्याओं का, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या करते हैं इन दोनों संख्याओं का, हमें क्या दिया है इन दोनों संख्याओं का, मतलब ये 2 संख्याएं हमें दी हुई है और उनका HCF हमें 9 दिया है, और LCM इन दोनों संख्याओं का हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हम क्या कर लेंगे, पहली संख्या, हम इन 2 संख्या दी हुई है इनको नाम दे देते हैं पहली संख्या बराबर पहली, हम इसको 306 को मान लेते हैं 306, और दूसरी संख्या बराबर
657, ये दोनों संख्याएं हैं। और हमें क्या दिया हुआ है, HCF हमें दिया हुआ है कितना है 9, तो HCF हमें 9 दिया हुआ है। LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। हम पीछे हमने देखा था एक फॉर्मूला, आपने देखा था दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है, तो उसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे से लिख सकते हो, दोनों संख्याएं पहली और दूसरी है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ये आपको पता है, पहले बड़े दूसरे क्वेश्चन में कर चुके हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF और LCM के बराबर होता है। तो हमारी पहली संख्या क्या है 306 गुणा दूसरी संख्या क्या है 657, दोनों की गुणा कर दी, बराबर HCF हमें कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM को LCM ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर ले आएंगे, 9 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा 306 गुणा 657 भाग में 9 आ जाएगा, और बराबर में LCM इधर पड़ा रहेगा। तो अब 9 को इससे भाग करेंगे, अब देखते हैं किससे, 306 से 9 पूरा भाग चला जाएगा, 9 3 27 होता है, पीछे बच गया 3, 9 चौके 36, 34 आ गया। अब इस 34 की गुणा करेंगे 657 से, मैं इसको LCM को इधर लिख लूँ और इसको उधर लिख सकता हूँ, LCM बराबर, अब इसको सारे को उधर लिख देते हैं, हमारा क्या है 34, क्योंकि LCM के बराबर ही है ये, 34 गुणा में 657 रह गया, यहाँ पे 657 गुणा 34 रह गया, क्योंकि 9 तो कट गया 306 से। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा 22,338, इन दोनों की गुणा आप करके देख लेना, तो LCM हमारा आ जाएगा 22,338, तो LCM बराबर आ गया 22,338। आप लिख सकते हो अतः, अब नीचे आप क्या लिखोगे, अतः दोनों संख्या 306 व 657 का आप यहाँ पे लिखोगे, अतः 306 व 657 का LCM बराबर 22,338 है। ये प्रॉपर वे होता है क्वेश्चन करने का, पहले संख्याएं दिखा दो, दोनों HCF दिया है तो वो दिखा दो, LCM नहीं दिया तो उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो, और फिर फॉर्मूला लिखो, फिर इसको सॉल्व करो, और पीछे अंत में अंतर लगा के 306 और 657 का हमारा क्या आया था LCM 22,338। तो ये प्रॉपर वे होता है करने का सवाल, ऐसे करोगे तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लो इंपॉर्टेंट में। तो आज के लिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n हमें कोई दी हुई है के लिए संख्या ये 6n है जो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, हमें बताना है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है जो 1 से शुरू हो अनंत तक जाए, 1 2 3 4 5 6 7 हम पीछे कर चुके हैं। तो 6n हमें देखना है, जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्या यहाँ पे प्राकृतिक संख्या देखना है n के लिए, प्राकृतिक संख्या 1 लगाएंगे, 1 क्या आएगा 6, ऐसे 6 की पावर 2 लगाएंगे कितना आएगा 36, ऐसे 6 की 3 लगाएंगे, अगेन 6 की 4 लगाएंगे, ऐसे लगाते जाएंगे। ये पूछ रहा है कि ये पीछे वाला ये अंक 0 पे समाप्त हो सकता है कि नहीं, इसके पीछे 6 आ रहा है, इसके पीछे 6 आ रहा है, आगे कुछ और आएगा, आगे कुछ और आएगा, तो यहाँ पे 0 आ सकता है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो हम इसको देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं, तो वो 0 हमारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका 0 ना आने का कारण क्या है, संख्या 6 हमें जो दी हुई है इसके आप अभाज्य गुणनखंड करो, क्या बनेंगे 2 गुणा 3, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनते हैं 2 गुणा 3 बनते हैं। अब हमें कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है जब उस संख्या का रूप 2 और 5n 2m गुणा 5n के रूप का हो, मतलब कि उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना जरूरी है, मतलब 2 और 5 का युग्म होना एक जरूरी है कम से कम। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, 20 क्या होता है, 20 0 पे समाप्त होता है, 0 पे समाप्त होता है, तो 20 आप इसके 20 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या आएंगे 2 2 20, 2 5 10
और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 2 गुणा 5। तो मतलब कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 अगर आएगा तब भी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। कोई भी आप 0 वाली संख्या लेके देख लो, कोई भी ले लो आप, यहाँ पे ले लो, मैं ले लेता हूँ 30 ले लो, ये 0 पे समाप्त हो रही है। इसके अभाज्य गुणनखंड करो, इसके अंदर 2 और 5 का एक पेयर, एक जोड़ा, एक युग्म जरूर मिलेगा। तो 2 एकम 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 एकम 5। अब इसके 30 में क्या मिला, 30 बराबर क्या है अपना अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें 2 और 5 का एक पेयर है, इसलिए ये क्या है 0 पे समाप्त हो रही है। तो इसके अंदर अब इसकी आप कितनी पावर कर दो आप, वो आगे वो 0 पे समाप्त हो जाएगी। अब इसमें 6 में क्या है, 2 तो है पर यहाँ पे 5 नहीं है, 5 साथ में अगर होता तो ये 0 पे समाप्त हो सकती थी, वरना हम लिख देंगे नहीं ये 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसका 2m गुणा 5n के इसके जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है जो 2m गुणा 5n के रूप के नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब हमें ये क्यों लगा दिया भाज्य संख्या क्यों है, तो पता चल गया हमें भाज्य संख्या तो है ये, पर ये भाज्य संख्या क्यों है वो हमें बताना है, इसका कारण बताना है। तो हमें ये क्या दिया हुआ है, 7 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये एक पेयर हो रही है कि बीच में प्लस आ गया, तो इन दोनों में क्या है 13 13 है, तो 13 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सिंपली। यहाँ पे क्या बच गया 11 गुणा 7, 7 गुणा 11 बच गया, तो 11 गुणा यहाँ पे 7 गुणा 11 और प्लस में यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, इसके साथ एक था वो एक बच गया, तो इसका क्या है 13 गुणा 11 7 77 प्लस में 1 और ये कितना हो गया 77 और 1 78, 13 गुणा 78 और गुणा में 1 तो होता ही है, लगा दो चाहे। तो हमें ये भाज्य संख्या अब यहाँ से पता चल गया हमें भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इस संख्या में क्या आ गया 3 आगे अभाज्य गुणनखंड के आगे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितनी है 3 से 2 से अधिक बन रहे हैं। अगर 2 से अधिक बनते हो तो हमने पीछे परिचय भाग में देखा था कि वो संख्या क्या होती है भाज्य। आगे इसके 78 के भी आगे अभाज्य गुणनखंड और बन रहे हैं, पर हमें आगे इसके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सिंपली यहाँ से ही पता चल गया कि ये भाज्य संख्या क्यों है। क्योंकि 13 गुणा 78 गुणा 1 मतलब खुद से और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो रही है वो संख्या, या कह सकते हैं कि 2 से अधिक इसके गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या क्या है भाज्य। अब हमें यह भी बताना है इसके लिए भी ये भाज्य क्यों है, तो इसमें भी देख लें क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ तक मल्टीप्लाई में चल रहे हैं दोनों और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे दोनों में क्या है 5 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया 7 गुणा 6 गुणा 5 हम कॉमन ले चुके हैं, कितना बच गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 में से इसमें 5 कॉमन लिया, कितना बचा 1। अब इसको इन तीनों के इन सारों की गुणा करेंगे, कितना आएगा 1008, इन सभी की हमने गुणा कर ली, यहाँ तक कितना है 1008 प्लस में 1 करेंगे क्योंकि वो पड़ा है, और 5 गुणा 1008 और 1 1009 और हमें गुणा में 1 होता है, तो हमें यहाँ से क्या दिखाई देगा अभी 2 से अधिक गुणनखंड इसके बन रहे, आगे इसके भी अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे, पर हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 से अधिक पहले ही बन चुके हैं। और हमें तो बस सिर्फ इतना ही बताना है ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या क्या है भाज्य संख्या। आप लिख सकते हो इन संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये 2 हमने करके दिखाया, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं के बारे में
बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें बस बताना था कि ये क्यों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस प्रकार ये भाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ देख लेना जाके। तो इसमें क्या दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है ऐसे। तो उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे एक ही स्थान से दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो मान लो यहाँ से वो चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, मतलब दोनों इधर ही जा रहे हैं या दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो हमें बताना है पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो कब मिलेंगे। तो सोनिया को कितना समय लगता है, हम यहाँ पे लिखेंगे सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना, 18 मिनट। ऐसे ही लिखेंगे रवि को कितने मिनट लगते हैं, ऐसे ये लाइन लिखेंगे, रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 12 मिनट। तो अभी ये इनका समय अलग अलग है, मतलब इनकी स्पीड अलग अलग है। तो ये पुनः इसी स्थान पर कब मिलेंगे, जैसे स्पीड सोनिया की अगर मान लो ज़्यादा स्पीड है तो वो पहले निकल जाएगी इस स्थान से, वापस इसी स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय, कम से कम बताना है हमें। तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 18 के गुणनखंड किए कितने, इकट्ठे ही कर लो चाहिए यहाँ पे, एलसीएम करके एलसीएम निकाल देना इनका। 2 से करेंगे 2 निम 18, 2 छिके 12, फिर 3 पे जा रहे हैं दोनों, 3 3 9 और 3 दूनी 6, फिर 2 पे 2 एकम, 2 और 3 का 3 पड़ा रहेगा और 3 एकम 3। अब ये इन सभी की गुणा कर देंगे हम, 2 दूनी 4 और 3 तिये 9, कितना आ गया 4 गुणा 9, 4 9 में 36। तो ऐसे हम एलसीएम निकाल देंगे, इनका दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वो उन दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद रवि व सोनिया 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आप दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल के भी कर सकते हो और इकट्ठा ऐसे भी कर सकते हो, मैंने कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 1.1 में वो हमने कर लिए, अब 1.2 में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।